नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की। जी हां, सोशल मीडिया जिसे कभी लोकतंत्र की नई आवाज कहा गया तो कभी युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि सस्ता इंटरनेट युवाओं को रील बनाने और उससे कमाई का मौका दे रहा है। लेकिन अब इसी सोशल मीडिया को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो प्रधानमंत्री से बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 2026 की ही बात करेंगे, मार्च से लेकर जुलाई के बीच में, यानी कि महज 5 महीनों की बात करेंगे, करीब 1,95,000 ब्लॉकिंग के ऑर्डर आए हैं। यानी कि औसतन हर दिन 1,275 आदेश आ रहे हैं गृह मंत्रालय से। और अगर हम इसे समय में बदलें तो लगभग 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग का ऑर्डर आ रहा है, यानी कि 1 मिनट 8 सेकंड में। सबसे ज्यादा आदेश आ रहे हैं इंस्टाग्राम को लेकर, उसके बाद फेसबुक और तीसरे नंबर पर आ रहा है यूट्यूब। सरकार का अपना तर्क है, सरकार कह रही है जी गैर कानूनी और संवेदनशील कंटेंट पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और वो जरूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ गैर कानूनी कंटेंट रोक रही है या सोशल मीडिया पर उठती उन आवाजों से असहज हो रही है जो सरकार से सवाल पूछ रही हैं, जो सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो रही हैं। क्योंकि जिस सोशल मीडिया को रोजगार बताया गया था, अगर उसी सोशल मीडिया पर सवाल पूछने पर ब्रेक लगने लगे तो सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, लोकतंत्र का भी बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है, जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं न्यूज़ चैनल्स में, उसमें सबसे ज़्यादा आदेश जो है वो इंस्टाग्राम को मिले हैं, करीब 1 लाख। जी हाँ, उसके बाद फेसबुक की बारी आती है, करीब 80,000, और फिर आता है यूट्यूब जिसमें करीब 15,000 जो है वो आदेश आए हैं। यानी कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर भारत का युवा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा युवा इंस्टाग्राम को यूज़ करता है, फिर जो 90s किड है वो फेसबुक यूज़ करते हैं या यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो सरकारी कार्रवाई का हिस्सा भी उसी तरह से दिख रहा है हमें। इंस्टाग्राम की रील्स हो या फिर जो पोस्ट हो रही हैं फेसबुक की या यूट्यूब की जो वीडियोस हैं, आज ये सब सिर्फ आपके लिए एंटरटेनमेंट नहीं रह गए या हम सब के लिए एंटरटेनमेंट नहीं रह गए हैं। आज अगर हमें कोई खबर भी जाननी होती है तो हम इन्हीं के ज़रिए जानते हैं। यहाँ पर खबर भी है, यहाँ पर बहस भी है, यहाँ पर आपको राजनीतिक संवाद भी मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको वल्गर रील्स नहीं मिलेंगी, वो भी सब होगा, लेकिन ये सब भी होगा। और कई बार तो ये आंदोलन की आवाज़ भी बन जाते हैं, और ये हमने सीजेपी आंदोलन के दौरान सब ने देखा भी और महसूस भी किया। अब सवाल ये है कि ये कार्रवाई आखिरकार होती कैसे है। बड़ी संख्या में ये आदेश गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल से जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का लगातार हवाला दिया जा रहा है। सरकार के पास ऑनलाइन गैर कानूनी कंटेंट से निपटने की जिम्मेदारी तो है, अधिकार भी है, क्योंकि सत्ता में है। फेक न्यूज़ हो या आपका पोस्ट या आपकी जो न्यूज़ है वो हिंसा भड़काने वाला कंटेंट हो, आपका साइबर अपराध से जुड़ी सामग्री हो, या फिर किसी की सुरक्षा और निजता को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट हो, तो कार्रवाई ज़रूरी है। लेकिन असली सवाल भी यहीं से शुरू होता है, कंटेंट हटाने का आधार क्या है? किसने तय किया कंटेंट गैर कानूनी है? क्या यूज़र को कारण बताया गया, या फिर जब उसने अपील की तो उसे पर्याप्त मौका मिला, उसकी बात सुनी गई? क्या ये जो पूरा प्रोसीजर था ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था? जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई उसे सब कुछ पता था? अब इस बात की अगर हम बात करें तो बड़े छात्र विरोध प्रदर्शन और संवेदनशील मामलों से जुड़े कंटेंट को लगातार हटाए जाने की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पुरानी बातें, पहले आंदोलन सड़कों पर होता था। आज़ादी के बड़े बड़े आंदोलन जो हैं आज़ादी के लिए वो सड़कों पर हुए। आज़ादी के बाद भी कई बड़े आंदोलन हुए जो सड़कों पर हुए, लेकिन उसके बाद आंदोलन मोबाइल स्क्रीन्स पर होने लग पड़ा। जिस तरह से पहले अगर हम बात करें, अगर हम अभी की भी बात करें, किसान आंदोलन जो था वो सड़कों पर हुआ। उससे पहले कि जेपी दत्ता आंदोलन की बात करें या और पहले जाएं, आज़ादी के आंदोलनों की बात करें, नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये सब सड़कों पर होते थे। किसान आंदोलन तक भी बात सड़क पर थी, लेकिन अब आंदोलन जो है जेनजी के हाथ में आ गया है, तो मोबाइल स्क्रीन पर हो गया है। छात्र प्रदर्शन जो कर रहे हैं, एक छात्र अगर प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरा उसका वीडियो बनाता है और तीसरा उसे इंस्टाग्राम पर डाल देता है, और फिर देखते देखते वो वायरल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हमने देखा, एक बच्चा जो था
वो एक टिकटॉक के वीडियो को लेकर उसने दोबारा वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पर डाली। एक गेम है सबवे सर्फर करके, उसका वीडियो बना, वो इतना फेमस हो गया कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उसे लगातार बुला रहे हैं। जो सीजेपी आंदोलन की बुराई कर रहे थे वो तक उसे बुला रहे हैं, उसके साथ खुद रील्स बना रहे हैं। तो आप ये देखिए फेमस होने का कितना चस्का है इस वक्त सबको। कुछ ही घंटों में जो है वीडियोस जो है वो मिलियंस में पहुंच जाती है। यानी कि अब ये जो आंदोलन है ये सिर्फ सड़क पर नहीं रहा, सोशल मीडिया पर भी होता है। और यही सोशल मीडिया अब सरकारों की, सत्ता पक्ष की, सत्ता की चुनौती बन गया है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही एक बात ज़रूर याद करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट तो युवाओं की ताकत है, रील की ताकत उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट इतना सस्ता है, भारत में डाटा इतना सस्ता है। ये उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई थी कि अब जो युवाओं के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं, जो युवा रील बना रहे हैं, ये उनकी सरकार की उपलब्धि थी। जो युवा जो है वो रील बना रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। अब आप रील्स बनाइए चाहे जैसी मर्जी बनाइए, क्योंकि ये उन्होंने कोई एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी। रील्स तो हर तरह की बन रही हैं और कमाई भी हो रही है उनसे। तो संदेश साफ है, आप रील बनाइए, मनोरंजन कीजिए, ना कीजिए, कमाई कीजिए, सब कुछ कीजिए। डाटा भी सस्ता हुआ है, स्मार्टफोन सब तक पहुंच गया है। लेकिन सरकार से सवाल मत पूछिए, इंटरनेट हम दे रहे हैं आपको, आप सब कुछ कीजिए, अपनी प्रतिभा दिखाइए, सब कुछ कीजिए। तस्वीर का दूसरा पहलू मत दिखाइए। ये मत दिखाइए कि आपके पास रोजगार है कि नहीं है, ये मत बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपके आसपास का स्कूल कैसा है, ये मत दिखाइए। आप डांस रील्स बनाइए, जहाँ पर डांस अलाउड है मेट्रो में या नहीं अलाउड है, सब कुछ कीजिए, लेकिन सरकार से सवाल मत कीजिए। लेकिन ये आज का युवा है, ये जेन ज़ी है, ये सिर्फ डांसिंग रील नहीं बनाता, पेपर लीक होता है तो भी रील बनाता है, बेरोजगारी पर वीडियो भी बनाता है, महंगाई पर अपनी राय रखता है और खुलकर रखता है, बिना किसी डर के रखता है। छात्र आंदोलन को रिकॉर्ड करता है, सरकार की योजनाओं की अगर तारीफ करने लायक हो तो तारीफ भी करता है, और उसी सरकार की आलोचना भी खुले दिल से करता है, और फिर यही आलोचना सरकार को भारी पड़ जाती है। यानी कि रील अब सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं रही है, आज के युवाओं की आवाज़ बन गई है। अब जब आवाज़ डिजिटल हो जाए तो वो पहुंचेगी भी लाखों करोड़ों लोगों तक। और यही अब मुसीबत बनती जा रही है सरकार की, बीजेपी की। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही खड़ी हो गई है, क्योंकि खुद वो पार्टी सोशल मीडिया की ताकत से खड़ी हुई, सोशल मीडिया को बेहद आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी सोशल टीम को बड़े आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया गया, विपक्षी नेताओं को नाम दिए गए। हद तो ये हो गई कि बच्चों को ये लगने लग पड़ा कि 2014 में ही आज़ादी मिली भारत को, क्योंकि उनके नेता यही जगह जगह बोल रहे थे। विपक्षी नेता राहुल गांधी का एक नाम इतना फेमस कर दिया गया कि लोग उन्हें उसी नाम से बुलाने लग पड़े। इतना एक्टिवली उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अब डिजिटल नैरेटिव को चुनावी राजनीति का इतना बड़ा हथियार जिस पार्टी ने बनाया, उसी सोशल मीडिया पर अगर उसी पार्टी के खिलाफ वीडियो वायरल होने लगे तो फिर सरकार से सवाल पूछे जाने भी मतलब लाजमी थे। अब छात्र आंदोलन की तस्वीरें लाखों लोगों तक पहुंची। अब यही सोशल मीडिया, यही मीडिया सरकार को, उस पार्टी को, बीजेपी को असहज करने लगा। अब जब सोशल मीडिया पर सरकार के पक्ष में ट्रेंड चले तब डिजिटल क्रांति है, और ये डिजिटल क्रांति कौन लाए? मोदी जी लाए। अब उसी सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल हो रहे हैं तो डिजिटल कंट्रोल, क्योंकि बीजेपी के अकॉर्डिंग तो डिजिटल क्रांति मोदी जी लाए हैं। ये बीजेपी ये भूल गई कि कंप्यूटर जो है जब भारत में आया था तो उसे राजीव गांधी लाए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी लाए थे, और उस दौरान इसी बीजेपी ने विरोध किया था और कहा था कि इससे जो है भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जब उपलब्धियों की रील वायरल हो रही है तो फिर नया भारत, लेकिन जब बेरोजगारी की रील वायरल हो रही है तो फिर आप आपत्तिजनक कंटेंट डाल रहे हैं। आपका कंटेंट नहीं डलेगा, आपका कंटेंट हट जाएगा। सरकार की तारीफ हो रही है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये, लेकिन जब आप उसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं भाई, ये लोकतंत्र है। डाटा सस्ता है, रील है, रोजगार है, लेकिन आपके सवाल महंगे हैं, और महंगे हैं सरकार के लिए।